आज जो हमारा हेडिंग है वो है किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अब देखिए जो हेडिंग है उसके बारे में, एक बाह्य क्षेत्र है E और इस क्षेत्र में एक आघूर्ण है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो गया। अब ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यहां पर ए लिख रहा हूं और यहां पर बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आपको ध्यान रखना होगा कभी भी धनावेश पर अगर बल लगेगा तो क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर लगेगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इधर है क्षेत्र E का मान। अब लगने वाला बल होगा कितना, तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में आरोपित बल F सफिक्स A इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिंदु का नाम A है। वैद्युत क्षेत्र E किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को। आपने क्यू नॉट पढ़ा था, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को। तो यहां से अगर F निकाला जाए तो क्या होगा, E Q होगा या Q E? F का मान निकाला जाए तो Q को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा Q E बराबर F, यही हो जाएगा Q E तथा माइनस Q आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में आरोपित बल। आरोपित बल FB बराबर, क्योंकि बात अब यहां की हो रही है, सेम फॉर्मूला E इक्वल F बाई Q, F बराबर QE। Q आवेश से भी प्लस माइनस लिखना तो है नहीं, हमें तो परिमाण को लेना है, और E क्षेत्र वही है। अब इन दोनों बलों के बारे में सोचिए, एक बल लग रहा है क्षेत्र की दिशा में, एक बल विपरीत। दोनों बलों का मान एक ही है, दिशाएं विपरीत है, क्रिया रेखा भी अलग है। क्रिया रेखा कैसे पहचानोगे, तो जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी को पीछे देख लो आप बढ़ा के, इससे नहीं मिल रहा है ना, और इसको पीछे बढ़ा रहे हो तो इधर मिल रहा है, क्रिया रेखा भी अलग अलग। तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र में घूमने लगेगा, घूर्णन गति करने लगेगा इस तरीके से, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है और इस मार्कर पर इधर बल लग रहा है, इस पे पीछे लग रहा है, तो ये मार्कर ऐसे घूम के सीधा हो जाए, इस तरीके की ये गति करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको दो बल मिल गया है, वो भी विपरीत दिशा में और समान परिमाण के, यानी बल युग्म मिल चुके हैं। बल युग्म अब इसे एक घूर्णन गति प्रदान करके सीधा कर देंगे। तो पहले इस डायग्राम के बारे में क्या लिखेंगे इसे सुनिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को हमेशा आप मानिए, P बराबर क्या याद रखोगे, 2QL। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L तथा इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे क्षेत्र से थीटा कोण पर रखने पर, अब ये क्षेत्र है और क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दीजिए तो ये क्षेत्र भी है, और यहां बना दीजिए आप थीटा, यहां से एक लंब रेखा डालेंगे और यहाँ M बनाएंगे। अब क्यों ये मैं डाल रहा हूं यहां से लंब रेखा और इसको पीछे क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई एक बल, तो बल तो आपके पास दो है, इन दोनों में से कोई एक बल लिख दोगे, लेकिन लंबवत दूरी कहाँ मिलेगी, तो लंबवत दूरी यहाँ हिंदी में समझिए, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है यहाँ, AM है, क्योंकि एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल
यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, तो लंबवत दूरी तो यही हुआ ना, ये वाली दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है यहाँ, AM है लंबवत दूरी, इसीलिए मैंने इस डायग्राम में AM को मिला दिया है। इसमें ये FA और FB है, ये दो बल है। FA यहाँ लगकर इसे आगे खींच रहा है और इसे पीछे, FB पीछे खींच रहा है, जिसके कारण ये क्षैतिज जैसे घूम जाएगा। तो ये दोनों बल मिलकर क्या बना रहे हैं, बल युग्म मिल रहे हैं। ये दोनों मिलकर बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, और इसके कारण ये वैद्युत द्विध्रुव अपने केंद्र O के परितः घूम के और क्षैतिज होने की प्रवृत्ति रखेगा। लिखूंगा FA तथा FB के कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कोई भी एक बल, तो FA को ले लो या FB को, कोई भी एक बल, चलिए FA ले लेते हैं, और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी उसमें AM है, AM। बच्चे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर करिए इसे। एक बल राइट साइड में लग रहा है, एक बल लेफ्ट साइड में, यही दूरी चाहिए, तो यहां मिला दो इसको, ये दूरी मिल जाएगा लंबवत। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां मिलाओगे तो ऐसे चला जाएगा। इस कंडीशन में किसी भी एक को पीछे बढ़ाओ, इसको जैसे पीछे बढ़ाना शुरू करो और पीछे बढ़ाओ, और जब इसके सामने आ जाए तब मिला दो, तो यही दूरी लंबवत दूरी होगी। तो यहाँ पर B से इस तरफ लग रहा था, इस B को मैं डॉट डॉट करके पीछे ले गया और वहां से फिर लंब डाला, तो AM लंब हो गया, AM। इसे समीकरण बनाऊंगा और AM का मान त्रिभुज AMB में निकालूंगा। चूंकि त्रिभुज AMB में AM है क्या, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और ये कर्ण के रूप में है हमारे पास 2L। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। साइन थीटा बराबर लंब कितना है AM और कर्ण कितना 2L। कर्ण यही झुका हुआ है ना, यहाँ 90 अंश लंबवत डाले हो तो यहाँ से ये कर्ण हो गया, तो 2L, यहाँ से AM का मान मिल जाएगा। AM बराबर देखिए 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। समीकरण 1 में रखने पर यहां रख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर यहां से रख लेते हैं टाउ इक्वल FA का मान देखो QE इंटू AM का मान 2L साइन थीटा। अब आपको याद है थ्योरी में हमने P माना है 2QL, उसको अरेंज करिए यहाँ, टाउ इक्वल 2QL, देखो यहाँ से 2QL और हो गया E साइन थीटा। अब यहाँ इसको P लिख दो, ये टाउ है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का व्यापक रूप है, व्यापक समीकरण है, यही मेन फॉर्मूला है। अब उसके बाद आप थीटा बदल बदल के सॉल्व करते रहो। कोई कह देगा आपसे कि इस क्षेत्र में ऐसे नहीं रखूंगा मैं वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे रखूंगा, तब क्या होगा, बस थीटा के साथ 90 अंश रख देना। आप क्षेत्र में लंबवत रखोगे, वैद्युत द्विध्रुव को एकदम सीधा रख दिया आपने लंबवत, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1, तो हो जाएगा PE। कोई क्षेत्र में क्या करेगा कि ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले को मान लीजिए कि इस मार्कर में जो कैप लगा हुआ है वो कैप का सिरा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को घुमाकर और उल्टा रखेंगे ऐसे, तो पॉजिटिव आ गया इस डायरेक्शन में और निगेटिव आ गया इस राइट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में क्षेत्र की तीव्रता है उधर तो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ प्लस क्यू आवेश, देखो यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश। आपने जानबूझकर वैद्युत द्विध्रुव के धनात्मक सिरे को उल्टा रख दिया, तो थीटा का मान क्या रख दोगे, 180 रखिए, 90 रखिए, 60 अंश पे रखिए, 45 अंश पे रखिए,
0 अंश पे रखिए, जैसा है पॉजिटिव एकदम पहले से ही सीधा रखिए तो 0 अंश। अब 0 अंश लिखोगे तो PE sin 0 अंश का मान 0, P से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अलग अलग हम 3 स्थितियां इसमें पढ़ने वाले हैं, एक 0 अंश पे, एक 90 अंश पर और एक 180 अंश पर। वो तीनों मान यहाँ साइन थीटा का बदल बदल के हम लोग रख लेंगे। अभी यही व्यापक रूप है, इसको कंप्लीट करिए। अब हम विशेष स्थितियों की बात करते हैं कि अलग अलग कोण पे रखने पर इस पर कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ रखा गया है तो थीटा रखा गया है, और थीटा का कोई विशेष मान तो मैंने बताया नहीं है कि 60 अंश पे रखे हैं 90 अंश पर। तो विशेष स्थितियां में फर्स्ट पॉइंट में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समानांतर अर्थात थीटा बराबर 0 अंश हो, तो आपने वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया +q और -q, क्षेत्र की ही दिशा में रख दिया। तो 0 अंश थीटा बराबर 0 अंश रखने पर यहाँ फाइनली टाउ की वैल्यू कितना है, P sin थीटा। तो PE sin 0 अंश का मान 0 होगा, तो यहाँ PE इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में जो आपने लैंग्वेज लिखा सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो, 90 अंश पर रखना है, 90 अंश पर, यानी थीटा बराबर 90 अंश रखने पर टाउ इक्वल PE और साइन 90 अंश, टाउ इक्वल PE साइन 90 अंश का मान 1। अच्छा, साइन की लाइन में सबसे बड़ा मान क्या होता है, 1। सबसे अधिकतम मान 1 है साइन में, उससे बड़ा यानी 1.2 हो ही नहीं सकता। साइन का मान 3, 4 हो ही नहीं सकता, 1 ही सबसे बड़ा मान है। इसलिए इस कंडीशन में जैसे ही यहाँ 1 लिखूंगा, इधर मैं मैक्सिमम लिख दूंगा, MAX। मैक्सिमम मतलब अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। अधिकतम बल आघूर्ण तभी उत्पन्न होगा जब आप वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख दोगे, अचानक से घूमेगा, वो ज्यादा उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा और उसे घुमा के सीधा कर देगा। थर्ड पॉइंट में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो, विपरीत मतलब प्लस को इधर कर दो और माइनस को क्षेत्र की दिशा में कर दो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है क्या, 0 होता है, तो उस समय भी बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। देखते हैं कैलकुलेशन में। देखिए थर्ड नंबर, थीटा बराबर 180 अंश रखने पर टाउ इक्वल PE साइन 180 अंश, टाउ इक्वल PE और साइन 180 अंश का मान 0 होता है, -1 होता है। कंफर्म है आप लोग, 0 होता है, 0 होगा तब तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए घनकोण क्या होता है, आप लोग कोण समझ रहे होंगे, दो भुजाओं के अंत बिंदु के मिलने से कोण बनता है। तो यहाँ कोण है और इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन इसका मात्रक है। ये कोण है, दो भुजाओं के अंत बिंदु के मिलने से बना हुआ। लेकिन हमारा हेडिंग है घन कोण, सॉलिड एंगल कहते हैं इसे। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण किसे कहते हैं, तो किसी अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन ये सुनिए, किसी गोले के अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ये घन कोण है, यानी पूरे क्षेत्रफल ने एक कोण बनाया है, ये घन कोण है। अगर यहाँ डायग्राम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ये मेरे पास पेज है और पेज को मैं कहीं से बनाने की कोशिश, एक क्षेत्रफल है, इसको बराबर काट के और जैसे मैं हाथ इस पे रख पा रहा हूं तो ये क्षेत्रफल हुआ। तो इस क्षेत्रफल द्वारा अंदर कोण अंतरित हुआ है, ये घन कोण है। कोण का अधिकतम मान 360 अंश हो सकता है। जैसे इस लाइन को मैं
यहां से जैसे ये मार्कर चला रहा, ये देखिए, ये ऐसे कर दिया जाए 180 और फिर ये ऐसे घुमा दिया जाए 360, यानी संपूर्ण कोण कितना बनेगा 360 अंश का। वही 36 दूनी 72 यानी 220 720 बनेगा इसका। ओमेगा का अधिकतम मान 720 यानी 4 पाई होता है और कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है। उसके बाद वो रिपीट करने लगता है और घनकोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करेंगे कोण को, इसे ओमेगा से। इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन याद रखिए, किसी गोले के अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। घनकोण का अधिकतम मान 4 पाई यानी 720 अंश होता है। कोण बराबर, यहां कोण की बात करें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या होता है। और यहां घनकोण की बात करें तो ओमेगा बराबर त्रिज्या का वर्ग और क्षेत्रफल।